तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था बहुपद। तो बहुपद का जो दूसरा लेक्चर है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और आज हम करने क्या वाले हैं वो देखना। अब कल तुमने पढ़ा था, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी हमने, चर और अचर क्या होता है। और फिर एक सवाल भी मैंने लिया था कि यहाँ से मतलब ये प्रॉब्लम है हमारी कि ये जो आगे वाले कुछ चैप्टर आने वाले हैं वहाँ पर इसको हमें समझना है। ये जो समस्या थी खेत वाली समस्या, अगर किसी ने नहीं देखी तो पिछली वाली वीडियो देख कर आओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वही है, उसी से हमने बहुत सारी चीज़ें निकाली थी कि एक अज्ञात चीज़ आती है जिसे हम एक्स कहते हैं, जो बदल सकती है उसको चर कहते हैं, जो नहीं बदल सकता उसको अचर कहते हैं। फिर कुछ बीजगणितीय व्यंजक, हमने इसको ढंग से पढ़ना है। ये जो समस्या आई है उसको ढंग से सॉल्व करना है, तो हर चीज़ को हमें नाम देना पड़ेगा, उसको ढंग से सिस्टमेटिक करना पड़ेगा बेसिकली। तो हमने देखे थे व्यंजक क्या होते हैं, फिर व्यंजकों में पद क्या होते हैं, टर्म, ठीक है। और उसके बाद बहुपद क्या होता है, जो तुम्हारे चैप्टर का नाम है बहुपद। तो व्यंजक होते हैं, उन्हीं में से कुछ स्पेशल स्पेशल कुछ विशिष्ट प्रकार के जो व्यंजक होते हैं उनको हम बहुपद कहते हैं, जिनकी घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 ये सब होनी चाहिए। उन पर हमने सवाल भी देखे थे कुछ कि कौन कौन से मैंने तुम्हें दिए थे अलग अलग व्यंजक, उनमें से तुम्हें छांटना था कि कौन सा बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो उस पर हमने सवाल भी करे थे कुछ 2 3। और ये जो तुम्हारा सिलेबस है क्लास 10th का, वहाँ पर हम केवल एक चर वाले बहुपदों की बात करते हैं। जैसे तुम्हें पूरे समीकरण में केवल एक चर मिलेगा, या तो x होगा या पूरे समीकरण में y मिलेगा। ऐसे जो बहुपद होंगे उनके बारे में ही हमें पूरे सिलेबस में बात करनी है। बहुपद की घात क्या होती है इसको हमने देखा था बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इस पर सवाल भी बन चुका है तुम्हारे पेपर में पिछले साल नहीं, मतलब RBSC के जो पेपर हुए हैं उनमें PYQs में तुम्हें मिल जाएगा कि बहुपद की घात बताओ, ठीक है। तो उस पर भी हमने सवाल करा था। घात का मतलब होता है सीधा सीधा उच्चतम घात, जिसको हम डिग्री कहते हैं। हमने अलग अलग सवाल देखे थे, और फिर हमने जो बहुपद के प्रकार होते हैं वो देख रहे थे कि बहुपद के दो तरीके से हम प्रकार बना सकते हैं। एक तो उसमें कितने पद हैं, तो मान लो किसी में एक पद है तो उसको हम कह देंगे एक पद बहुपद, किसी में 2 पद है तो उसको द्विपद कह देंगे, किसी में 3 पद है तो उसको त्रिपद कह देंगे, ठीक है। तो पदों की संख्या के आधार पर हमने बहुपदों के प्रकार बना दिए। फिर हमने क्या करा था, ये तो हो गया किसके, पदों की संख्या के आधार पर। फिर हम बनाएंगे घात के आधार पर कि कितनी घात है उसके आधार पर। जैसे एक घात है किसी बहुपद की केवल एक घात है, घात का मतलब उच्चतम घात, जो चर है जैसे x है, x की कितनी घात होगी, सबसे बड़ी जो घात होगी उसको हम घात कहते हैं, उच्चतम घात कहते हैं। तो मान लो किसी बहुपद लिखा हुआ है उसकी घात है 1, तो हम उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। किसकी घात है 2, तो उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात, घात कितनी है 2, ठीक है। ऐसे ही त्रिघात बहुपद, और भी चलते जाते हैं, लेकिन मेन 3 ही है। यहाँ से फिर हमें आगे जाना था, एक एक बार चर्चा करनी थी। रैखिक बहुपद क्या होता है, और द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, इन सब पर हमें चर्चा करनी है। और कुछ क्वेश्चन भी करे थे हमने कि कौन सा बहुपद है, डिग्री बताओ, और ये PYQs भी करा था कि घात कितनी है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज। तो आज हमें स्टार्ट करना है एक एक करके, इन तीनों को ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी कहानी मेन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो रैखिक जो बहुपद होते हैं वो क्या होता है, सिंपल सा, कि जिसकी घात 1 हो उसको हम कहते हैं रैखिक। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं x + 5, तो x की घात कितनी है 1 है ना, तो ये एक बहुपद रैखिक बहुपद हो गया। ऐसे मान लो तुम्हारे सामने लिख दूं, मान लो 2x + 3, x की घात कितनी है 1, तो जिसकी घात 1 है वो हम कहते हैं रैखिक बहुपद है। तो ये दोनों के दोनों एक रैखिक बहुपद हैं। अब इसका सामान्य रूप बना गया, सामान्य रूप मतलब एक फॉर्मूला टाइप। जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं कि मान लो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, अरे ऐसे ही देख लो। मान लो ऐसे मैंने तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ 4x + 5, 2x या 2x हटाओ, 5x + 15, ऐसा मैं सामने लिखते जा रहा हूँ। तो इनका रूप क्या हो रहा है ये देखो, ध्यान से समझो। यहाँ पर बस 2 बदलता जा रहा है, 4 बदल गया, मतलब पहला जो अंक है वो बदलता जा रहा है। x के साथ जो आता है वो बस बदलता जा रहा है। तो जो बदलता है उसको हम क्या कहते हैं, चर, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ी देर का मान लेता हूँ। मान लो ये मैंने मान लिया a है, ठीक है। a की जगह पर कुछ भी हो सकता है, x तो बदल नहीं रहा तो वो सेम। इधर देखो 3 बदल सकता है, 5 और 15 ये तो बदल सकते हैं, तो 15 यहाँ पे 20 भी कर दो, ठीक है। तो हम 10x + 50 ऐसे कुछ नया उदाहरण बना दो। तो ये भी बदल रहा है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया b। तो ये कैसा रूप दिख रहा है इसका, ये जो जितने तुम्हारे पास ये आ रहे थे रैखिक बहुपद, उनका रूप कैसा है। जो रूप होता है उसको हम कहते हैं सामान्य रूप, कि सामान्य तौर पर वो दिखता कैसा है।
सामान्य रूप। ठीक है, तो आमतौर पर सामान्य तौर पर वो दिखता कैसा है, वो होता है सामान्य रूप। ठीक है, तो जो रैखिक बहुपद है उसका जो सामान्य रूप होता है वो है ये सब तो एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग। बात आ रही है समझ में? तो एक बार ढंग से मैं लिख देता हूँ। जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। और जैसे अगर मैं इनके कुछ उदाहरण लिखूं एग्जाम्पल्स, तो वो हो जाएंगे 2x + 5, x + 3, यहाँ पर क्या 1 लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे चलना है। और माइनस में भी हो सकता है, मान लो 4x - 7 ऐसा कुछ आ गया। तो ये सारे उदाहरण हैं। सामान्य रूप इसका क्या हो जाएगा? सामान्य रूप तो वो तुम कहोगे कि वो हो जाएगा ax + b। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा सामान्य रूप के। जो रैखिक बहुपद होते हैं वो दिखने में ऐसे होते हैं, ax + b जैसे दिखते हैं। यहाँ पर a और b क्या है? कोई भी संख्या हो सकती है, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो। जहाँ पर देखो 2 कंडीशन आती है यहाँ पर। पहली कंडीशन है कि a और b ये दोनों के दोनों जो है वो वास्तविक संख्या हो सकते हैं। वास्तविक संख्या, ध्यान से समझना ये सारी चीज़ें, अभी सवाल बन जाएगा इसी पर। तो पहली कंडीशन तो ये हुई कि a और b दोनों की दोनों वास्तविक संख्या होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बनती है, मान लो एक कंडीशन और लगेगी। तुमने बोला है ना a और b वास्तविक संख्या हो सकती हैं, वास्तविक संख्या में तो 0 भी आती है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस a को 0 कर दो, a से पहले b को 0 करो। b को 0 करने से कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पर तो 0 भी रख सकते हो। मान लो ऐसे तुमने कर दिया 5x, तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, 0 ही तो कर दिया तुमने। b वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को तुमने 0 कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर भी इसकी घात कितनी है? 1। रैखिक बहुपद वो है जिसकी घात 1 हो, तो इसमें घात तो 1 है ही ना। ठीक है, तो ये जो 5x लिखा हुआ है वो भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। तो b तो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम देखो, अगर तुमने a को 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा? तुमने a को ही 0 कर दिया, 0 का गुणा x से होगा तो 0 ही हो जाएगा, x तो बचेगा ही नहीं। तो अगर x ही नहीं बच रहा, यानी कि x की घात 0 बच रहा होगा, तो 0 घात वाले को तो हम रैखिक नहीं कह सकते, घात तो 1 ही होनी चाहिए। तो x तो बचना ही चाहिए था ना, तुमने x को ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पर एक कंडीशन और लगेगी कि ये जो a है इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन याद रखनी है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी और बात करेंगे इन पर। अभी तो मैं बस थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि ये होते कैसे हैं। द्विघात बहुपद, क्या समझ में आ रहा है? जिसकी घात 2 हो उसी को तो द्विघात कहेंगे, तो जिसकी घात 2 होनी चाहिए उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तुम्हारा चैप्टर अलग से आएगा, चैप्टर नंबर 4 देखोगे तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो उनमें अंतर हम देख लेंगे अभी। तो द्विघात बहुपद कैसे होंगे? मान लो ऐसा कुछ होगा 2x या 5x² - 3x + 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। ये जो बहुपद लिखा हुआ है इसकी उच्चतम घात बताओ। तुम बोलोगे इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो उच्चतम घात तो 2 ही हो गई। तो ये जो तुम्हें बहुपद दिख रहा है वो एक द्विघात बहुपद है जिसकी घात 2 है। ठीक है, मैं और भी बहुत तरीके बना सकता हूँ, x² + 5x, इतना मैं लिख दूँ, इस वाले पार्ट को ना लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी तो तुम देखोगे तो उच्चतम घात तो 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्या लिखूँ, x² -5, ऐसा मान लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, -6 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो भी क्या करोगे? x की घात तो 2 है ना, तो उच्चतम घात तो 2 ही हो गई। ठीक है, तो ये भी एक द्विघात बहुपद होगा। तो अब ये दिखने में कैसे हैं? दिखने में तो कुछ ऐसा हो सकता है, x² तो फिक्स रहने वाला है, ये सारा कुछ बदल सकता है लेकिन x² नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन जनरल तौर पर ऐसा दिखता है, देखने में मिलता है। अभी हम बात करेंगे और बात करेंगे इस पर। अभी बात करी कहाँ है हमने बहुपद पर बात तो करी ही नहीं अभी। तो इसका सामान्य जो रूप तुम्हें देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान्य रूप ध्यान से देखना। सबसे पहले कोई a हो सकता है, x² हो सकता है, प्लस कोई दूसरी संख्या आएगी b, x हो सकता है, प्लस लास्ट में आ जाएगा c। चल क्या रहा है, यहाँ पर तुम घातें कम होते हुए देखोगे। यहाँ पर 2 घात थी, यहाँ पर 1 घात हुई, यहाँ पर x की घात 0 हो गई। x की घात 0 का मतलब 1 हो गया, वो 1 का गुणा c से करोगे तो c ही आएगा। बात आ रही है समझ में? तो ये जो रूप है ax² + bx + c, इसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। यहाँ पर भी 2 कंडीशन आएंगी,
यहाँ पर ये जो ए बी सी है ये क्या है, ये तो संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं। ए बी सी ये दोनों तीनों की तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, कुछ भी संख्या हो सकती हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन फिर से कि अगर ए मैंने 0 डाल दिया तो ये पूरा तो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, बी एक्स की पावर 1 प्लस सी। ये तो कैसा बन गया, ये तो रैखिक समीकरण बन गया, घात 1 बची है, अब तो घात 2 तो बचे ही नहीं। तो इस चक्कर हम बोलेंगे कि ये जो ए है ना वो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक कंडीशन लग जाएगी कि जो ए है वो 0 नहीं हो सकता। मेन है ये, मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी पर सवाल बन गया है, इसी पर। ठीक है, तो इसका सामान्य रूप कुछ इस तरीके से होता है। आगे बढ़ जाओ। त्रिघात बहुपद कैसा होता है, त्रिघात बहुपद देखने में कुछ ऐसा होता है जहाँ पर x की घात 3 हो। ठीक है, तो त्रिघात जिसकी घात 3 हो। ठीक है, कितना सिंपल है। मान लो मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ऐसा कुछ मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया। इस पूरे बहुपद की उच्चतम घात क्या है, 3, तो ये एक त्रिघात बहुपद है। मैं तुम्हारे सामने लिखूँ एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5, उच्चतम घात 3, तो ये त्रिघात बहुपद है। और भी तुम कुछ भी लिख लो, केवल तुमने एक्स क्यूब लिख दिया तो भी क्या है, ये तो भी एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो ये सारे त्रिघात बहुपद होते हैं। इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी घात 3 है, उसको फिर कम करते लाओ, सामान्य रूप क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म इसकी हो जाएगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसा कुछ रूप होगा तुम्हारा। यहाँ पर फिर से हम बोलेंगे ए बी सी डी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे। चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत देर से ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है। ए बी सी और डी ये सारे के सारे वास्तविक संख्या हो सकती हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। बस एक कंडीशन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात बहुपद बन जाएगा। लेकिन हम ए को 0 नहीं कर सकते, मेन कंडीशन ये है। ठीक है, ये दो कंडीशन है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। मेन तो उनको तो भूल जाओ, एक पद, द्विपद, त्रिपद, उनको भूल जाओ, लेकिन इनको नहीं भूलना, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 3 तरह के हमारे बहुपद होते हैं। अब इसको तुम करो, एक बार ढंग से ट्राई कर लो, चुपचाप जो कह रहा हूँ उसको करो। तुम्हें कोई एक उदाहरण देना है, अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। मैं कुछ उदाहरण लिख सकता हूँ, तुम अपना कुछ उदाहरण लिखो। कहना क्या चाह रहा है वो, एक त्रिपद, त्रिपद का मतलब क्या है, 3 पद होने चाहिए कि कुछ प्लस माइनस होगा बीच में, फिर कुछ एक पद आएगा, फिर प्लस माइनस कुछ होगा कुछ, फिर एक पद आएगा, 3 पद होना चाहिए। और जिसकी घात 4 हो, यानी कि उसमें जो x आ रहा है या y आ रहा है उसकी सबसे बड़ी जो घात होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए। तुम क्या कर दोगे, x की घात 4 यहाँ पर कर दो और बाकी के में कुछ भी लिख दो, 2x प्लस 5 क्यूब कर दो, यहाँ पर 5 भी लगा दो, बस घात ये फिक्स कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पद हमें मिल गए और उच्चतम घात जो है वो 4 हो गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी उदाहरण बना सकते हो कि तुमने बना दिया 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब या x स्क्वायर प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हो तुम, 2x कुछ भी कर लो। ठीक है, तो कितने पद हैं, पहला पद प्लस लग गया वो अलग पद कर देगा, दूसरा पद, तीसरा पद, और घात कितनी है, 4। ठीक है, तो त्रिपद भी है ये और घात 4 भी है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी उदाहरण तुम दे सकते हो, ये पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने बता दिया है। ये तो हम कर चुके थे। आ जाओ इस पर, इसको बताओ क्या होगा। अब देखो हमारे पास क्या था, ये इसको सबसे पहले तो ये ऐसे नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ऐसे लिखा हुआ है a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, उसने बोल रखा है ये द्विघात बहुपद है, हमें भी समझ में आ रहा है क्योंकि उसकी उच्चतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। अब तुम्हें क्या बताना है, ये जो a है इसके बारे में चर्चा कर रहा है कि a का कोई भी वास्तविक मान हो सकता है, a का कोई भी वास्तविक मान नहीं हो सकता, a बराबर 2 है या a 2 नहीं हो सकता। तुम बताओ क्या नहीं हो सकता, बताओ। जैसे हम बात कर रहे थे, तुम्हारे सामने क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ आता था। तो हम कह देते ये जो ए है, एक्स स्क्वायर के जो साथ आ रहा है, एक्स के जो साथ आ रहा है, और जो खाली अलग से अचर पद है, तो वो तीनों के तीनों जो होंगे ना वो क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या होंगी। तो यहाँ पर देखो ऐसा क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, a माइनस 2,
और x के साथ क्या आ रहा है 3 और खाली में क्या आ रहा है 5। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो a-2 है, 3 है, -5 है, वो क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से फिर क्या निकल के आएगा कि a वास्तविक संख्या हो सकती है फिर तो। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला कभी जीरो नहीं हो सकता। ये जो साथ में लगा हुआ है a-2 ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यही तो देख रहे थे हम। अरे अभी हमने यहाँ पर जो करा उसमें क्या था कि ये जो एक्स स्क्वायर के जो साथ आ रहा है a वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीरो हुआ तो ये द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो आगे, तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि ये जो आगे वाली चीज़ है एक्स स्क्वायर के साथ में वो कभी जीरो नहीं हो सकती। तो इसी चीज़ को -2 है उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 2। आ रही बात समझ में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारे पास, बहुत ही आसानी से। ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, मैंने एक ही उदाहरण ले लिया है। ठीक है, अब आती है अगली चीज़। इस पर भी सवाल बना है, देख लो सवाल बना है इस पर। ठीक है, तो इसको भी देखना है, एनसीईआरटी में किताब में भी दे रखा है। बहुपद का मान, ये भाषा वगैरह बाद में देखना। ठीक है, भाषा वगैरह पर डायरेक्ट मत जाया करो, सच बता रहा हूँ तुम्हें, दिक्कत देता है वो। अब देखो, कोई तुम्हारे पास बहुपद दे रखा है, इस पर ध्यान दो, इस पर मत दो, ये बस एक नोटेशन है। ठीक है, तुम ऐसे बहुपद को ऐसे लिख रहे हो, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ऐसे बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स ऐसे बोल सकते हैं, इन वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, यानी एक्स चर में एक तुम्हें बहुपद दे रखा है। पढ़ने का तरीका है, बस ये प्रतीक बना दिया है, सिंबल, कि कोई बहुपद होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर। ठीक है, और कुछ नहीं है इसका, इतने पर फोकस रखा करो तुम, तो इतने को देखो। वो कह रहा है ये जो तुम्हारे पास बहुपद दे रखा है ना, इसका मान बताओ, इसका मान बताओ किस पर। अब वो पूछेगा कि x बराबर इतने पर, x बराबर इतने पर, इसका मान बताओ, ये जो बहुपद है उसका मान बताओ। तुमसे बहुपद का मान पूछा है, इसने क्या पूछा है, x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान बताओ। क्या करना है, x यहाँ पर सिंपल -1 डाल दो, -1 का स्क्वायर, -3 तो चल ही रहा है, x यहाँ पर हमें -1 डालना है, -4 तो पहले से है ही। माइनस वाली चीज़ का तुम स्क्वायर करते हो तो वो प्लस हो जाती है, और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 -4 कितना हो गया, ये 4 -4 कितना आ गया 0। तो x बराबर -1 पर ये जो बहुपद दे रखा है उसका मान कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, बहुपद का मान। ठीक है, अब वो कहे x बराबर -2 पर इसका मान बताओ, तो तुम क्या करोगे, -2 रख दोगे, सिंपल है, -2 रख दो। तो जब तुम एक्स स्क्वायर में -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर, -3 एक्स ये पर -2 रखोगे, -4 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस का 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस गुणा माइनस प्लस, 3 दूनी 6, और इधर क्या चल रहा है -4, तो 6 4 10, 10 में से 4 गए तो 6। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 4, 6 तो x बराबर -1 पर कितना मान आ रहा था 0, और x बराबर -2 पर कितना आ रहा है 6, x बराबर 3 पर तुम बताओ कितना आएगा, तो 3 रख कर देखो उसमें, सिंपल। ठीक है, मैं ये 18 दे रहा हूँ थोड़ी के लिए, समझ में तो आ ही गया होगा। बस x यहाँ पर जो दे रखा है उसको रख दो, x बराबर 3 दे रखा है तो 3 को यहाँ पर x यहाँ पर रख दो, तो 3 का स्क्वायर -3 गुणा x यहाँ पर 3 को रख दो -4, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 3 तो रख के 9, 9 से 9 हट गया और माइनस का 4 बचा, तो x बराबर 3 पर इसका मान कितना आ रहा है -4। तो बहुपद की मान निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो मान कैसे निकालते हैं वो समझ में आ रहा है। तो इसको लिखने का भी तरीका है, जैसे तुमने पूछा कि x बराबर 3 पर इसका कितना मान आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, ये जो पूरा तुम्हें दे रखा है ना इसमें ही रख दोगे, p यहाँ पर x है तो उसकी जगह पर भी तुम 3 रख दो। ठीक है, उसने x बराबर 3 पर मान पूछा है तो वहाँ पर रखा, तो अब इधर भी तुम्हें x, हर एक x की जगह पर 3 रखना होगा, हर एक x की जगह पर तुमने 3 रख दिया। बाकी अब तुम सॉल्व कर सकते हो कि p ऑफ 3 कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये चीज़ ध्यान से समझना अब। तो किसी बहुपद px का x बराबर a पर मान, x बराबर a यानी कि यही है, x बराबर 3, a की जगह पर ये 3 -2 a कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो x बराबर 3 पर यानी x बराबर a पर ऐसा कुछ दे रखा है, पर px में x बराबर a रखने पर जो px दे रखा था, px दे रखा था उसमें तुमने
ए रख दिया, यानी कि 3 रख दिया। तो इससे जो पी ए यानी कि P3 प्राप्त होता है, बाहर में जाने दो उसको, ठीक है। तो बहुपद का मान कैसे निकालते हैं वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, सिंपल। अब तुम निकालो इसका, जैसे वही सवाल है मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और आगे मुझे क्या करना है, आगे एक और चीज़ आने वाली है, वो यहीं से कनेक्टेड है। तो ये सारे हमने देखे थे, ठीक है। बहुपद का मान निकालना आया। अब तुम इस सवाल को करके दिखाओ पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। सवाल पूछा गया था 2021 में, सॉल्व करो चुपचाप। तो मैं क्या दे रखा है, एक बहुपद f(x) बराबर 6x - 2। ये वैसे ही है, थोड़ी देर पहले px लिखा था बराबर 6x - 2, कैसे भी लिखा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब होना चाहिए बस इतने से, इतने से। तुम्हें उससे क्या लेना देना, वो किस तरीके से लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तुम्हें तो इससे मतलब है। 6x - 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा कितना। सिंपल सवाल है, वो कहता जा रहा है वैसे ही कर दो। ये तुम्हारे पास कोई बहुपद है, उस समय x की जगह पर 2 रखना है, x बराबर 2 रखना है, और जो बहुपद का मान है वो प्राप्त हो रहा है वो बता देना है। तो x की जगह पर बस तुम 2 रख दो। 6 गुणा 2 माइनस 2 कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10। उत्तर आ गया तुम्हारा 10। x की जगह पर बस 2 रखना था, सिंपल, ठीक है। तो ये बहुपद का मान आ गया 10, ठीक है। अब आती है अगली चीज़, ये क्या है, चलो ठीक है, अगली चीज़ आती है। अब जैसे ये तुम्हारे पास सवाल है, ठीक है, यही एग्जांपल है, थोड़ी देर पहले लिया था पिछली स्लाइड पर, वही है। तुम यहाँ पर x बराबर -1 रखो, कितना उत्तर आया था, 0 आया था। अगर तुम करके देखो, -1 का स्क्वायर -3x -4, सॉरी x यहाँ पर तो अब -1 रखेंगे ना, तो ये हो गया प्लस का 1 माइनस माइनस +3 -4, 4 -4 कितना हो गया, 0, ठीक है। तुम इस वाले को निकालो, इनको भी तुम निकाल सकते हो। यहाँ पर कितना आया था, माइनस कितना था, -4 था, और इसका कितना आ रहा था, इसका आ रहा था प्लस का शायद 1 था, या कर ही लेते हैं, 2 दूनी 4, अच्छा 10, 6 उत्तर आ रहा था इसका, ठीक है। इसका -4, इसका कितना आएगा, x बराबर 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर -3, x ये पर 4 रखा -4, इसी में रख रहा हूँ, ठीक है। x ये पर उसमें 4 रखा है, x ये पर 4 रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16 -4 थी 12 -4, 16 में से 12 गए तो 4, और ये -4 चल ही रहा था, 4 में से 4 गया 0, यानी कि x बराबर 4 पर बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना आ रहा था, 0, ठीक है। ये सारे बहुपद के मान आ रहे हैं। अब देखना, x के अगर तुम ये जो बहुपद दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है, जब तुम इसमें x बराबर -1 डालते हो तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाती है, 0। x बराबर जब इसमें तुम 4 डालते हो, ये जो बहुपद है उसमें, तब ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाती है, 0। तो यहीं से एक नई चीज़ निकल के आई कि ये जो 4 है, ये जो -1 है, ये इस बहुपद को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। तो ये जो है -1 और 4, इनको कहते हैं शून्यक, जो शून्य कर दे, शून्यक, ठीक है। शब्द को समझना, शून्यक, शून्य का मतलब जो शून्य कर दे। ये जो -1 है, ये जो 4 है, ये बहुपद को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, -1 और 4, इनको हम क्या कहेंगे, शून्यक, जो शून्य कर दे। तो इस बहुपद के शून्य निकालो, इसका मतलब क्या है, ऐसी कौन कौन सी x हैं जिनको इसमें रखेंगे तो पूरी चीज़ 0 हो जाए। बात आ रही समझ में, उनको हम निकालना हो रहता है, तो वो शून्य होते हैं, ठीक है। बात आई समझ में, इसको मैं अलग से खुद को अलग से समझाऊंगा पूरी चीज़। जैसे रुक जाओ, चलो इसको मैं ढंग से समझाता हूँ तुम्हें, क्योंकि इसको समझ गए तो मेन चीज़ समझ जाओगे। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ अब, शून्यक, ये अपना अगला टॉपिक है, शून्यक। इसको हम हल भी बोल देते हैं, इसको हम मूल भी बोल देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में और भी शब्द आते हैं इसके लिए, और क्या है, रूट्स कहते हैं इसको, जीरोज कहते हैं, मतलब कौन इसको 0 कर देता है, जीरोज। और क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस, यानी कि हल कहते हैं। बस इतने ही नाम है इसके। तो इसका क्या मतलब है, तुम्हारे पास कोई मान लो उदाहरण है, x² - 5x + 6, बहुत ही फेमस उदाहरण है।
तुम्हें क्या बताना है, करना क्या है, ऐसी एक्स बताओ, ऐसी एक्स बताओ जो दोनों जगह रखोगे, ऐसी एक्स बताओ जिसको इसमें रखने पर ये पूरी चीज जीरो हो जाए। बताओ ऐसी एक्स, तुक्केबाजी करो तुम, एक रख कर देखो इसमें क्या मिलेगा तुम्हें। एक का स्क्वायर -5x + 6 यानी कि 2 उत्तर आएगा, तो इससे तो नहीं हो रहा। 2 रख कर देखोगे, 2 दूनी 4, 4 6 8, सॉरी 4 6 10, और यहाँ पर 2 रखोगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 से हट जाएगा। ठीक है, 2 रख कर देखो चलो इसमें, तो एक्स ये पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर -5, एक्स ये पर 2 रख दिया, +6 चल ही रहा था, 2 का स्क्वायर 4 -5 दूनी 10 +6, 6 और सॉरी 4 और 6 कितने हो गए, प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ लिया करो, तो ये तो हो गए 10 और माइनस वाले साइड में, तो 10 में से 10 गए तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो चीज़ मिल गई जिससे ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो ये क्या है हमारे पास, ये शून्यक हो गया इसका, ये जो बहुपद है उसका एक शून्यक मिल गया हमें कि इसमें 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरी चीज़। तुम्हें देख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करने पर 0 आ रहा है। जैसे ही तुमने इसमें 2 रखा, ये जो पूरी चीज़ है वो 0 हो चुकी है। और क्या हो सकता है, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में देखा था 2 उत्तर आ रहे थे, -1 पर भी पूरी चीज़ 0 हो जा रही थी, और क्या था 4 पर भी 0 हो जा रही थी। तो क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा होगा। मैं और खोजता हूँ, मान लो मैं 3 डालकर देखता हूँ, अब 1 2 3 ऐसे डालकर देख रहे हैं। 3 डालकर देखो तो जरा, 3 डालकर देखो, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। 3 डालकर देख रहे हैं, एक्स ये पर 3 डाला, -5 एक्स ये पर 3 डाला +6, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 15 +6, प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ लो, 9 6 15 और माइनस का 60 रखो। ठीक है, तो 3 रखने पर भी ये पूरी चीज क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो 3 भी एक शून्यक है, ये शून्य कर देता है। शून्य का मतलब जो शून्य कर दे, तो ये 2 है और 3 है, ये दोनों की दोनों इस पूरी चीज को शून्य कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो ये दोनों की दोनों इसके शून्यक हो गए। आ रही बात समझ में। अब तुम कहोगे ऐसे तो और भी संख्या हो सकती है, इतनी सारी संख्या हमारे पास, अनंत संख्याएं हैं, क्या बस ये दोनों ही शून्यक होंगे। पिछले वाले सवाल में केवल 2 ही शून्यक थे, इसको भी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 2 ही शून्यक आ रहे हैं। ठीक है, याद रखना, अगर इसकी जो उच्चतम घात जो होती है ना 2, तो उसके 2 ही शून्यक आते हैं। इस पर बात करेंगे अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद। वही चीज़ मैंने यहाँ पर सारी चीज़ लिख रखी है कि जैसे अब मान लो तुम्हारे पास क्या आया, जैसे मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, px बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, बस मैंने लिख दिया है और कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस इतना कर दिया है, px बराबर x² - 5x + 6। ठीक है, अब होगा क्या, तुम क्या करोगे, अगर तुम इस x यहाँ पर 2 डाल दो तो क्या होगा, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा ही तो होगा, x यहाँ पर तुम 2 डाल दो तो पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कहीं पर लिखा मिल जाए तुम्हें कि कोई समीकरण दे रखा है, सॉरी कोई तुम्हें बहुपद दे रखा है, ये क्या है, एक बहुपद है, भागने की जरूरत नहीं, आराम आराम से समझते चलो बस। ये एक बहुपद है, तुम्हें कहीं दिख रहा है कि ये तुम्हें बहुपद दे दिया, अब उसके नीचे तुमने एक और चीज़ दे रखी है कि p, फिर उसके अंदर 2 डालो और ये पूरी चीज़ 0 हो जाए। उसका क्या मतलब है, इसका सिंपल ये मतलब है कि जब तुम इसमें x बराबर 2 डालोगे तो ये जो पूरी चीज़ है वो 0 हो जाएगी। यानी कि ये जो 2 जो है वो क्या है, वो हमारा शून्यक है, एक शून्यक है। तो अगर ऐसा कहीं पर लिखा मिल जाए तो तुम तुरंत समझ जाना कि ये जो अंदर वाली चीज़ है वही हमारा शून्यक है। ऐसे ही मान लो मैं ऐसे कर दूँ, p 3 डालूंगा तो भी क्या होगा, ये पूरी चीज़ 0 कर देगा। तो p 3 भी अगर 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब है, ये जो 3 है वो एक शून्यक है, इसको डालने पर पूरी चीज़ 0 हो चुकी है, तो ये एक शून्यक है। ठीक है, ऐसे लिखने के तरीके होते हैं, ये लिखा मिल जाएगा तुम्हें कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज़ पर। वही चीज़ यहाँ पर सारी कुछ लिखा हुआ है, इसको तुम छोड़ो, मत याद करो, चलो एक बार रीड कर लो। एक वास्तविक संख्या k, कोई वास्तविक संख्या है k, बहुपद px का शून्यक कहलाती है। बहुपद px का शून्यक होगी यदि p उस k को डालोगे बहुपद में, अगर x यहाँ पर k डाल दोगे तो वो 0 हो जाएगा। सेम चीज़ है, जैसे अभी हमारे पास px बराबर कुछ था और k हमारे पास क्या थे, 2 और 3 थे। ठीक है, तो मैंने x यहाँ पर 2 डाला तो ऐसा ही कुछ दिखेगा,
P2 बराबर 0। तो वो क्या कह रहा है, ये जो K है ना, वो ये जो K है वो एक शून्य कहलाएगा, यानी कि जो 2 है वो शून्य कहलाएगा। छोड़ो, नहीं समझ में आया हो तो कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है, जो मैंने पिछली स्लाइड पर समझाया वही मेन है, इसको उठा सकते हो। x के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे शून्य कहते हैं। कितना सिंपल डेफिनेशन है, कितना सिंपल है। x के किस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए उसे हम शून्य कहते हैं। x के ही तो मान थे, ये x के मान थे। और ये भी चीज़, हाँ अब यहाँ से ये भी चीज़ ध्यान रखो, ये जो 2 और 3 हैं वो क्या हैं, वो x के ही तो मान थे। तो तुमसे जब पूछे कि शून्य निकालो तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हें x निकालना है, x निकालो, सिंपल। अगर वो कहे शून्य निकालो तो तुम तुरंत समझ जाना कि तुम्हें x निकालना है। अब वो कैसे निकालना है वो आगे की बात है, ठीक है। तुम्हें x निकालना है, अगर वो कहे शून्य निकालो, हल निकालो या मूल निकालो, बात एक ही है, ठीक है। तो तुम्हें x निकालना रहता है, ठीक है। और क्या है अब जैसे, हाँ मुझे एक और चीज़ तो समझाई नहीं थी वो, जैसे तुम्हारे सामने अब लिखा हुआ है 2x + 4, ये तुम्हारे पास कोई एक बहुपद लिखा हुआ है। कैसा बहुपद है ये, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी घात 1 है। घात 1 वाले को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, x का ऐसा कौन सा मान है, x की जगह पर क्या रखें कि ये पूरी चीज 0 हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, शून्यक। ढूंढो तो जरा ऐसा क्या हो सकता है, या चलो इसको मैं माइनस कर देता हूं, अब थोड़ा आसान होगा। x का ऐसा मान बताओ कि इसमें उस x को रख दूं और ये पूरी चीज 0 हो जाए। तुम तुक्केबाजी करोगे तुम्हें, लेकिन अंदर से तुम्हें लगेगा कि x की जगह पर पता है 2 रख दें, 2 रख दें तो 2 का गुणा 2 से हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में से 4 घट के 0 हो जाएगा। तो तुम्हें अंदर से पता चलेगा कि 2 जो होगा ना वही इसका शून्यक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो तुम्हें ये तो तुक्केबाजी करी थी तुमने, ऐसे तो मान लो कठिन सवाल आ गया उसमें ऐसे तुक्केबाजी थोड़ी ना कराएंगे। तो इसके लिए एक तरीका बनाया गया कि कोई तुम्हारे पास रैखिक बहुपद है, ऐसा कुछ दे रखा हो 4x + 15, ठीक है, 4x + मान लो 36 दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, पूरी कहानी एक बार में सुनना, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना उसको ढंग से सुनना, और मैं क्या कर रहा हूँ वो देखना। x का ऐसा कौन सा मान है, या x की जगह पर क्या रखें कि ये जो पूरी चीज है वो 0 हो जाए। तो इसको सबसे पहले 0 के बराबर रख दिया करो, ठीक है। अब ये तो क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। और हमें पता है शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य निकालने का मतलब क्या होता है, x निकालो, ठीक है। तो तुम्हें यहां से x निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हारे पास समीकरण है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना। अब तुम सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, जो तुम्हें चाहिए ऐसा समझ लो कि तुम्हारे पास एक हीरा है, हीरा, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी कचरा पड़ा हुआ है। तुम क्या करोगे, सबसे पहले उस कचरे को उठाओगे, कचरे को साइड में उठाओगे। तो ठीक है, ये जो x है वो एक हीरा है तुम्हारे लिए, हीरा, हीरा खजाना है, खजाना। तो तुम क्या करोगे, इसके आसपास की चीज़ों को उठाओगे, तुम 4 को उठाओगे, तुम इस 36 को उठाओगे, तभी तो तुम्हें x मिल पाएगा, ठीक है। तो ऐसा करा करो, जो x है ना उस सबसे पहले तुम क्या करोगे, मान लो ये तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास हीरा यानी कि x, इसके आसपास बहुत सारी कचरा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, कचरा पड़ा हुआ है। तुम क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, तुम सीधा अंदर वाले कचरे को उठाओगे या बाहर वाले कचरे को साफ करोगे, बाहर वाले को करोगे ना, उस x से दूर वाले कचरे को करोगे, बाहर वाले को करोगे। तो तुम पहले 4 को उठाओगे या 36 को उठाओगे, दूर वाले को उठाया करो, ठीक है। 4 तो उससे लिपटा हुआ है, 36 को उठाओ, ठीक है। 36 को कैसे उठाएंगे, अब समीकरण के 4 चीज़ें आती हैं कि अगर कोई चीज़ प्लस में है तो समीकरण के यानी कि ये जो बराबर का चिन्ह आता है उससे उधर साइड ले जाओगे ना तो उसका चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये प्लस है तो इधर की साइड आकर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर गुणा होता तो वो भाग में चला जाएगा, भाग में जाने का मतलब बटे में चला जाएगा। अगर कोई चीज़ बटे में होती, मान लो ऐसा कुछ होता 36/5, तो ये अब गुणा में चली जाएगी। जो प्लस में होगा वो माइनस में चला जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में चला जाएगा, जो गुणा में होगा वो भाग में होगा गुणा में, सिंपल, ठीक है। तो हमारा जो 36 है वो कैसा है, और देखो चिन्ह ऐसे मत लिया करो, ये 4x का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह हमेशा आगे लगता है। तो 36 का जो चिन्ह है वो ये है, 4x का जो चिन्ह है वो आगे लगा हुआ है प्लस, बस लिखा नहीं है, हमें लिखा नहीं है हमने, ठीक है। उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस हमेशा तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो 36 को उधर की साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, 4x यहीं पर रह जाएगा, 4x को अभी नहीं छोड़ना।
इधर की साइड आएगा, इधर 0 तो पहले से ही है, इसको उधर ले जाओगे तो ये माइनस का 36 हो जाएगा, सिंपल। और 0 में से 36 घटाओगे तो क्या मतलब है, 0 को तो 28 दो, क्या मतलब है उसका। अब देखो 4x का मतलब क्या है, 4 का गुणा हो रहा है x से, तो ये क्या है, गुणा में है, अभी गुणा में। ठीक है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कभी कभी ये जो 4 है ना उसको प्लस में ले जाते हैं उधर, ठीक है। तो ये गुणा में है x, सॉरी 4, तो अब गुणा में है तो 4 इधर की साइड क्या होगा, भाग में चला जाएगा, भाग में यानी कि बटे में चला जाएगा, और बच क्या जाएगा हमारे पास, खजाना यानी कि x। -36 यहाँ पर पहले से था, ये जो गुणा में था 4 वो अब बटे में चले जाएगा यानी कि भाग में चला जाएगा, और 4 से जब तुम 36 को काटोगे कितना आ जाएगा, 4 9 36, माइनस का चिन्ह तो चल ही रहा था, तो x की वैल्यू मिलेगी तुम्हें -9। तो ये वो जो है, ये वो संख्या है जिसको अगर तुमने x ये पर रख दिया तो पूरी चीज 0 हो जाएगी। तुम रख कर देखो, 4x + 36 है ना तुम्हारे पास, तुम x ये पर -9 रख कर देखो, 4 गुणा -9 + 36, 9 चौके कितना हुआ 36, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो -36 + 36, 36 में 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये तुमने x निकाल दिया, x निकाल दिया यानी कि तुमने एक शून्य निकाल दिया उसका, और देख पा रहे हो इसमें केवल x का एक ही मान है जिस पर ये 0 हो सकता है और कोई नहीं है। -9 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको तुम यहाँ पर रखो और ये पूरी चीज 0 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर केवल एक ही शून्य आएगा। तो एक चीज ऑब्जर्व करने वाली क्या है, एक चीज नोटिस करने वाली क्या है, रिकॉर्डिंग हाँ चल रही है, चलो ठीक है। यहां पर x⁻1 थी, x⁻1 थी, जब जितनी घात होती है ना, जितनी घात होती है, अगर घात 1 है तो उसका केवल एक ही शून्य का आएगा। जैसे यहाँ पर केवल एक शून्य का -9, ऐसा नहीं है कि -15 पर ये 0 हो जाएगा, घात एक ही शून्य होगा। ठीक है, और ऐसे ही जब हमने ये सॉल्व करा था x² - 5x, इसकी घात कितनी थी 2, तो इसके शून्य कितने आए थे, 2 शून्य आए थे, प्लस का 2 और प्लस का 3, 2 शून्य आए थे। तो जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही शून्य आते हैं, ये बात भी गांठ बांधकर याद कर लो। ठीक है, जैसे मैंने लिख भी रखा होगा यहाँ पर, ये नोट करने वाली बात है, इसको नोट करना कि शून्य या मूल जितनी डिग्री होती है, डिग्री मतलब घात, जितनी घात होती है अधिकतम उतने ही शून्य होते हैं। अगर x⁻2 + 2x + 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो शून्य होंगे ना वो 2 हो सकते हैं। वैसे तो 2 ही होते हैं, लेकिन अभी तुम 10th क्लास में हो तो तुमने काल्पनिक संख्याएं वगैरह नहीं पढ़ रखी। क्लास 11th में तुम जाओगे तो एग्जैक्ट है कि 2 अगर यहाँ पर घात है तो इसके 2 ही उत्तर आने चाहिए, लेकिन क्लास 10th में देखोगे ना तो इसका हो सकता है कभी कभी एक ही उत्तर आ जाए या 0 उत्तर भी आ रहे हो कि कोई ऐसी तुम्हें x मिल ही नहीं रही। तो हम बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो x शून्य आ सकते हैं ना वो 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा शून्य नहीं आ सकते। अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ x⁻5 + 2x + 6x + 2 ऐसा कुछ तुम्हारे सामने एक बहुपद लिख दूँ, उच्चतम घात इसकी कितनी है 5, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो x के मान है ना, x के मान यानी शून्य, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही शून्य हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा शून्य नहीं हो सकते। ये बात समझ में आ रही है। तो जितनी डिग्री होगी, जितनी घात होगी उतने ही शून्य होते हैं, ऐसे याद कर लो तुम तो सिंपल, जितनी उसकी घात होगी उतने ही शून्य होते हैं। अगर 2 घात है तो 2 शून्य निकलेंगे, अगर 5 घात है तो 5 शून्य निकलेंगे। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में, और ये बात तो तुम्हें समझ में आ ही चुकी होगी कि शून्य ज्ञात करो यानी कि x ज्ञात करो, इसका मतलब सिंपल है x ज्ञात करो, क्योंकि x की ही तो वैल्यू होती है जिसमें तुम डालते हो x में और वो 0 कर देता है। तो जैसे यहाँ पर ये दोनों बातें मैंने NCERT से उठा ली हैं किताब में से, कि घात 2 है, घात 2 के किसी बहुपद, तो कोई बहुपद है उसकी घात 2 है तो पता है ना उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, 2 घात है तो 2 शून्य ही हो सकते हैं, 3 घात है यानी कि त्रिघात बहुपद होगा, तो 3 घात है तो उसके अधिकतम 3 ही शून्य हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अब शून्य ज्ञात कैसे करने होते हैं इसका तो मैंने अभी बताया, कोई रैखिक बहुपद तुम्हारे सामने दे रखा है, उसके शून्य कैसे ज्ञात करोगे अब एक एक करके देखते हैं, फिर द्विघात देखेंगे, त्रिघात देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे।
तो ये तुम्हारे सामने कोई बहुपद दे रखा है, उसको इग्नोर मारो, ये तो ऐसे ही बस डिजाइन बनाने के लिए दे रहे हो मतलब प्रतीक बनाने, प्रतीक है, लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। तुम इस पर फोकस रखा करो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ऐसी एक्स की ऐसी क्या वैल्यू डालें कि ये पूरी चीज़ जीरो हो जाए। तो तुम जीरो के बराबर पहले ही रख दो। अब एक्स निकालो, क्या करोगे, माइनस का 4 है, ये हमारे पास हीरा है, हमें एक्स निकालना है, शून्य ज्ञात करना यानी कि एक्स निकालना, सिंपल। तो एक्स निकालना है तो बाहर वाले कचरे को दूर करो, -4 है, उधर साइड में जाकर क्या हो जाएगा, 3x तो यहीं रह जाएगा, ये जो -4 है उधर जाकर +4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं होती, सिंपल 4 लिख दो। अभी लेकिन हमें x नहीं मिला, उसके साथ 3 लिपटा हुआ है, उसको भी हटाओ। 3 जो है उसके गुणा में है, तो x बराबर 4, गुणा में है तो इधर आकर भाग में यानी कि बटे में चला जाएगा। x की वैल्यू मिल गई हमें 4/3। तो कोई तुम्हें रैखिक बहुपद दे रखा हो जिसकी घात 1 है, तो उसका तो केवल एक शून्य का आता है, उसको कैसे निकालेंगे, पूरी चीज़ को जीरो के बराबर रख दो और समीकरण सॉल्व कर लो, सिंपल, ठीक है। और हाँ, मान लो तुम्हें सामान्य रूप दे रखा हो, तो सामान्य रूप अभी कराऊं तो मैं, जैसे सामान्य रूप क्या होता है किसी रैखिक बहुपद का, ax + b, भूलना नहीं है आपने, सबसे पहले तो भूलना नहीं है। तो x की क्या वैल्यू डालें कि ये पूरी चीज़ जीरो हो जाए, तो सबसे पहले जीरो के बराबर रख दो। ऐसे जब मैं बोलता हूँ ना उसी तरीके से तुम बराबर जीरो रखा करो, नहीं तो तुम रटने वाली सिचुएशन पर पहुंच जाओगे कि हाँ कुछ भी दे रखा हो जीरो के बराबर रख दो। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों रखा, क्योंकि x की क्या वैल्यू रखें कि ये पूरी चीज़ जीरो हो जाए, तो हमें पहले से जीरो रख लिया, अब जो x मिलेगा वो हम देख लेंगे। तो कैसे निकालेंगे अब x, ये जो b है उसको हटाओ, कचरा है वो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ax बचेगा, ये जो प्लस का है वो इधर जाकर -b बन जाएगा। अब a भी लिपटा हुआ है, उसको भी हटाओ, क्या बन जाएगा, -b/a, गुणा में था भाग में चला गया, तो x क्या निकल के आ गया, ये भी चीज़ नोट करना। इसको लिखने का एक तरीका बनाएगा, देखो कैसे। सबसे पहले तो ये नोट कर लो, दोनों चीज़ें कर लिया। अब देखो जैसे तुम्हारे सामने लिखा हो 2x + 3, तो ये क्या है, ये जो 2 है ना वो x का गुणांक होता है, x का गुणांक। ये गुणांक क्या होता है भैया, गुणांक का मतलब होता है गुणांक, मतलब गुणा में जो अंक है वो, तो गुणांक क्या है 2, किसका, x का गुणांक 2 है। मैं तुम्हारे सामने लिखूँ, मान लो अभी एग्जाम्पल दिए होंगे मैंने तुम्हें, चलो मैं ले लेता हूँ। तुम्हारे सामने मान लो लिखा हुआ है x² 6x² प्लस या -6 या 7x + 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ x² का गुणांक बताओ, तो ये जो 6 है ना, ये जो 6 है वो क्या है, x² का गुणांक है 6, गुणांक, कोएफिशिएंट, ठीक है। x का गुणांक बताओ, तो क्या बताओगे, 7 जो है ना वो x का गुणांक है। अब तुम देखो, सॉरी 7 नहीं है, यहाँ पर चिन्ह के साथ बताते हैं, ठीक है। तो -7 जो है वो x का गुणांक हो जाएगा, चिन्ह को नहीं भूलना। तुम बताओ ये जो x है उसका गुणांक क्या है, a है। और ये बताओ, चलो पहले ये बता लो, इसको खत्म करते हैं। यहाँ पर x का गुणांक तो हो गया 3, 3 क्या है, ये जो है ये जो 3 है वो क्या है, वो तो अचर पद है ना। ये जो अचर पद है इसके साथ कोई x या कुछ तो जुड़ा नहीं है, तो ये क्या है, एक अचर पद है, अचर। ऐसे यहाँ तुम देखोगे 2 के साथ कोई x y तो लगा नहीं, तो उसको भी हम अचर पद बोलते हैं, ठीक है, अचर पद। तो अब यहाँ पर आ जाओ, b क्या है, ये जो b था उसमें क्या है, ये b, तुम कहोगे ये तो अचर पद है, इसके साथ तो x या y कुछ लगा ही नहीं, तो ये जो b है वो क्या है, अचर पद। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर तुम्हें साइड में दिख रहा है, मेरा चेहरा दिख रहा होगा यहाँ पर, तो चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हटा दूँ इसको, लिख लेना उसको साथ ही साथ कि गुणांक वगैरह क्या होता है। मैं इसको लिख रहा हूँ, हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये जो बात लिखी हुई है इसको हिंदी में कभी कभी तुम्हारे सामने लिखा हुआ मिल जाता है किताब वगैरह में समझने के लिए। तो हम कह रहे हैं माइनस का चिन्ह है, ठीक है। बी क्या है, बी तो एक अचर पद है, अचर पद है बी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अचर पद। जो अचर पद दिया हो उसका तुम्हें माइनस लेना है, बटे ए क्या है, ए तो एक्स का गुणांक है, बटे में तुम्हें एक्स का गुणांक ले लेना है। हिंदी में अगर तुम्हें फॉर्मूला याद करना है तो ये करो, गणित में तुम्हें करना है तो ये करो, ठीक है। दोनों तुम्हें थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रटने बैठ जाओ, रटने वाली चीज़ नहीं है।
समझने वाली चीज़ है कि तुम्हें सामान्य रूप में अगर दे रखा हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है ये तो, ठीक है। एक्स का तुम्हें मिल जाएगा -b/a। जैसे इसका यूज कहाँ होता है वो मैं थोड़ा तुम्हें दिखाता हूँ कि इसका तुरंत यूज कैसे कर सकते हैं। ये जो हिंदी वाली बात है उसको अगर तुम्हें याद रह जाती है तो, मैं मान के नहीं चल रहा हूँ कि तुम्हें याद होगी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि तुम्हें याद हो जाती है, तो तुम कैसे इसका इस्तेमाल करोगे देखना। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ कोई एक रैखिक समीकरण लिख रहा हूँ, मान लो 5x - 6 ऐसा कुछ लिख दिया। तुम्हें बताना है x क्या होगा, x बताओ, x का मान कितना होगा। x का मान मतलब x की किस मान पर ये पूरी चीज़ 0 हो जाए। तुम क्या करोगे, तुम्हें हिंदी वाला याद है, मान लो कि माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। मान लो तुम्हें हिंदी में ये याद हो गया, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं लगता कि याद हो पाएगा, लेकिन मान लो याद हो गया तुम्हें, तो इसका डायरेक्ट यूज है। फिर तो मान लो तुम्हें ये याद हो गया, फिर x कैसे निकालेंगे, तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे कि अचर पद क्या है, चिन्ह के साथ बताना, ऐसा मत बोल देना कि 6 अचर पद है, -6 अचर पद है, ठीक है। एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो उसको लगे रहने दो। अचर पद क्या है, -6, ठीक है, बटे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक तो 5 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 6/5, ठीक है। बाकी तुम्हें रटने की जरूरत थोड़ी ना है, इसको हटाओ सिंपल। तुम कैसे करोगे, इसको लिखना मत, या लिख लेना, चलो तुम्हारी मर्जी है। निकालने का तरीका सिंपल है, तुम तो उसको समीकरण को सॉल्व कर दो ना। -6 को उधर की साइड भेजो, 5x वहाँ पर रह जाएगा, और माइनस का 6 है तो इधर की साइड आकर प्लस का हो जाएगा, सब बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 6 हो गया, और x 5 जो है वो बटे में चला जाएगा, 6/5 निकल तो आया। तुम्हें ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है नहीं, तो बस समझने के लिए वो किताब वगैरह में दे देता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हमने पहली चीज़ क्या देखी, शून्य ज्ञात करना सीख रहे हैं ना हम, तो किसी रैखिक बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने देखा कि ऐसा कुछ दे रखा हो, ऐसा कुछ दे रखा हो जिसकी घात 1 है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर इसकी घात 1 है तो इसका केवल एक शून्य का आएगा, ठीक है। दोनों बातें याद रहनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ही लिख दी थी, शायद मैंने आगे भी लिख रखी होंगी, 1 मिनट मुझे देख लेने दो। हाँ, मैंने आगे लिख रखी हैं। अब आ जाते हैं किसी द्विघात बहुपद के शून्य तुम्हें ज्ञात करने हैं, तो ये है सबसे मेन चीज़। इसको हम इस चैप्टर में भी करेंगे और अगला जो चौथा चैप्टर है उसमें भी करेंगे। दोनों चैप्टर में ये सवाल बनता है, ठीक है, तो ध्यान से समझना इस वाली चीज़ को। इसके कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, मतलब कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं सबसे पहले क्या बताऊँ तुम्हें, सबसे पहले देखते हैं इसका एक जो सबसे जो फेमस तरीका है वो, ठीक है। उसके बाद एक सूत्र वाला तरीका देखेंगे, और जो शुरुआत में मैंने तुम्हें खेत वाली प्रॉब्लम बताई थी उसको सॉल्व करने का वक्त अब आ चुका है, ठीक है। तो इसको कल करें, क्योंकि इतना ही काफ़ी है, 45 मिनट का लेक्चर बहुत होता है, ठीक है, 10th क्लास के बच्चों के लिए। बाकी कल देखेंगे, कल क्योंकि इस पर पूरा हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसी पर पूरी बात करने वाले हैं, द्विघात बहुपद पर, ठीक है। बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करने हैं उसी पर पूरा लेक्चर निकल जाएगा, तो उसको हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और हाँ, थोड़ी सी जानकारी और ले जा, भागना मत अभी कि अगर मान लो तुम्हें PDF वगैरह इसकी चाहिए ना, तो एक व्हाट्सअप ग्रुप है, तुम जाओगे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या किसी वीडियो के तुम डिस्क्रिप्शन में चला जाओ, नीचे टाइटल पर क्लिक करोगे, ये जो तुम्हें नीचे टाइटल दिख रहा होगा उस पर तुम क्लिक करोगे, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन खुलकर आ जाएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी तुम्हें व्हाट्सअप ग्रुप की, तो उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सारी की सारी जो PDF वगैरह होती हैं, प्रैक्टिस शीट वगैरह होती हैं, वो मिल जाएंगी तुम्हें, जो भी मुझे अपडेट देनी रहती है वो वहाँ पर मैं देता रहता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी बात, ये जो चैनल था वो एक्चुअली डिलीट हो गया था, तो ये दूसरा चैनल बनाया है, तो इसी को आप सब्सक्राइब कर लें, इसी पर सारी वीडियो जाने वाली हैं। और ऑफलाइन जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मनिया के आसपास के लोग हैं, वो तो आ ही जाएं। सिंपल सी बात है भाई, क्वालिटी को चूज करना है तो मैं क्वालिटी दिखा देता हूँ यूट्यूब पर ही कि किस तरीके का कंटेंट है मेरा, वो तुम्हें वो यूट्यूब पर दिख जाता है। ऐसा कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पता नहीं कैसा पढ़ाता होगा, तुम देख लो ना यूट्यूब पर पहले, तब आ जाया करो, ठीक है। तो इंग्लिश और मैथ दोनों का भी चल रहा है और साथ में साइंस का भी चल रहा है, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट एक ही जगह पर हो जाएंगे बहुत ही कम फीस में, सबसे कम फीस होगी शायद से मनिया में, ठीक है। तो जो मनिया के आसपास के जो लोग हैं वो तो ज्वाइन कर ही लें, जितने भी हो सकते हैं वो। बाकी और क्या है,
जो लोग ऑनलाइन, हाँ, जो राजस्थान के बाहर के हैं या राजस्थान के ही हैं लेकिन छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं, मान लो कोई 6वीं से लेकर 8वीं तक का है या 9th क्लास तक है या 10th तक, मान लो चलो 10th के भी हम काउंट कर लेते हैं। अगर तुम्हें जो 10th वाले स्टूडेंट भी हैं, अगर तुम्हें मुझसे मेरे से लाइव पढ़ना है, मान लो 8th क्लास का अभी तो मैं सोच रहा था 8th और 10th का, बाकी तुम बता देना अपना अपना, अगर कोई करना चाहते 10th 6th से लेकर 10th क्लास तक, अगर कोई मेरे से लाइव पढ़ना चाहता है, लाइव तो मैं गूगल मीट पर या फिर जूम पर जो क्लासेस होती हैं, गूगल मीट या फिर जूम, दोनों में से किसी पर भी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो उनका एक बैच बनाया जा सकता है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हों कि हमें लाइव पढ़ना है भैया आपसे, कि आप हमारे सामने हो, बस हम कुछ भी तुम्हारे डाउट वगैरह पूछ सकें लाइव, ठीक है, तो वो चीज़ है कि मैं तुम्हें 1-to-1 गाइड कर सकता हूँ, पर्सनल गाइडेंस तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं वो मुझे कांटेक्ट कर देना, और ये बाकी कमेंट वगैरह में भी लिख देना या फिर मैसेज कर देना सिंपल मुझे व्हाट्सअप पर, कॉल वगैरह मत करना, सिंपल मैसेज कर देना इस नंबर पर, ठीक है। तो मैं तुम्हारा एक बैच बना दूंगा और वहाँ पर हम लाइव क्लासेस भी लेंगे, और ज़्यादा बड़ा बैच नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास पूछने का ही टाइम नहीं मिल रहा, कि पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा, इतने सारे स्टूडेंट भर रखे हैं कि पूछने का ही मौका नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे बैच बनाऊंगा, अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो गए फिर भी मैं छोटे छोटे ही बैच रखूँगा, 5 से 10 बच्चे मैक्सिमम, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ शुरुआत में 5 ही 5 के रखूँ, क्योंकि उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10 मान लो, उससे ज़्यादा का बैच नहीं बनाऊँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो तुम बता देना अपना कौन सी क्लास में हो, और करना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर देना इस पर, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, धन्यवाद।